इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग कि लोगों को किस तरह संसाधन के रूप में देखा जा रहा था, जिसके बारे में हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है अवलोकन मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कुछ जानकारी। संसाधन के रूप में लोग, यही चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से है, मतलब जनसंख्या के ऊपर ही अध्याय है, यह चैप्टर है। अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास है, मतलब ये जो परिसंपत्ति है लोगों की, उसके बारे में व्याख्या करने के प्रयास किए गए हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, देखो कोई भी चीज में निवेश होता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा स्कूल में मिलता है, प्रशिक्षण फौज को मिलता है, चिकित्सा मेडिकल से इलाज होता है। ऐसे सेवाओं में जब निवेश होता है तो जनसंख्या मानवीय पूंजी में बदल जाती है। तो जो जनसंख्या होता है वही मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। और ये जो मानव पूंजी है, ये मानव पूंजी क्या है? ज्ञान का स्टॉक है। हर चीज में ज्ञान। डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का सारा काम होता है, मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल में पैर रखते, वहां पे जो भी मशीनरीज होती है काउंटर पे, इंजीनियर ने बनाया। जिससे वो लोग चेक करते हैं हार्ट बीट, इंजीनियर ने बनाया। जिससे बीपी चेक करते हैं, इंजीनियर बनाया। जिससे वो लोग शुगर चेक करते हैं, इंजीनियर बनाया। सुई देते हैं, इंजीनियर बनाया। घड़ी पहनते हैं, इंजीनियर का बनाया हुआ। कोई भी मशीन चलाते हैं, इंजीनियर बनाया। ऑपरेशन करने के लिए इंजीनियर बनाया। मतलब हर चीज इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। केवल उस चीज का इस्तेमाल किए जाने को उनको डॉक्टर बोल दिए। उसी चीज का इस्तेमाल फैक्ट्री वाले कर देते तो मजदूर हो जाते हैं। उसी का इस्तेमाल गाड़ी चलाने वाला हो गया ड्राइवर। उसी का इस्तेमाल, इंजीनियर का ही सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लैपटॉप और फोन बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, स्विच बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे। ये सब चीज मानव के द्वारा ही बनाया गया है, उत्पादन। तो ये सब किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। जब तक मनुष्यों को काम करने नहीं आता था तब तक वो क्या था? एक बेकार चीज। लेकिन जब इस्तेमाल में आ गया वो हो गया संसाधन। तो जब तक किसी चीज का इस्तेमाल ना हो वो कोई चीज का नहीं है, कोई काम का नहीं है। लेकिन उसी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो वही हो जाता है संसाधन। जैसे आप क्लास 8 में भी पढ़े हो हिस्ट्री के किताब में संसाधन के बारे में। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन वर्तमान में, आज के समय में किसी भी संसाधन के क्षमताओं का व्याख्या करने के लिए कि कितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, उसका एक तरीका है। आगे देखते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से, जो उत्पादक करते हैं उनके दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब नियंत्रण तो करना पड़ेगा। जैसे में देखो, हम लोग की जनसंख्या किस तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उनकी योगदान की क्षमताओं को बल देता है। लेकिन उसको बल नहीं देना है, हमें बल घटाना है। इसीलिए एक नारा चला, हम दो हमारे दो। फैमिली प्लानिंग जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के द्वारा जब चालू किया गया था तो उसमें था हम दो हमारे दो। क्लास 9th में हो, आराम से समझ सकते हो। हम दो हमारे दो का मतलब क्या होता है? हम दो और हमारे दो ही बच्चे। लेकिन अब उससे भी कम एक हो गया है, हम दो हमारे एक, काम खत्म। दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसा मैंने पहले बता चुका हूं कि जनसंख्या भी संसाधन है। एक मानव संसाधन, इसको बोलते हैं मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, ठीक है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। अगर किसी भी चीज के नकारात्मक पहलू को हम देखते हैं तो हम उसके सकारात्मक पहलू को खत्म कर देते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, किसी के लिए जान भी दे दो,
मंजूर नहीं। आपकी एक गलती को ही याद करता है कोई भी। आप जब पढ़ रहे हो तो आप भी कितना अच्छा काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर टू वर्क हार्ड। कोई दिक्कत नहीं कि आप कितना भी काम करो, अच्छा काम। लेकिन आप एक गलती करते हो ना, तो आपके परिवार वाले, समाज वाले, स्कूल वाले वही एक गलती पकड़ कर रखेंगे कि एक गलती इसने किया है, एक गलती इसने किया है। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जिस तरह नकारात्मक पहलू क्या है, सबको खाना खिलाना पड़ेगा, सबके लिए अनाज उगाना पड़ेगा, सबको शिक्षा देना पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना पड़ेगा, ये नकारात्मक सुविधा है यहाँ पे, जो ठीक से नहीं निभाया जा सकता। निभाया जा सकता है लेकिन सरकार निभाती ही नहीं है। सरकार इसलिए नहीं निभाती है कि लोग यहाँ पर निभाने देना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अगर इसको और विकसित किया जाए, मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा, तो हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि है। अगर हम पढ़ा लिखा दे, अच्छा ज्ञान स्वास्थ्य सबका हो, तो उस राज्य की भूमि के लिए, उस राज्य के निर्माण के लिए एक भौतिक पूंजी के रूप में, शक्ति के रूप में काम करता है। अब देखो, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं काम करते करते। अगर उनको पालन पोषण सब कुछ अच्छा दिया जाए तो बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो काम अच्छा करेंगे। काम अच्छा करेंगे तो बहुत ज्यादा काम निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जैसा मैंने बताया, मानव पूंजी में निवेश किसमें? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में। यही भौतिक पूंजी आता है। इसमें अगर हम निवेश करते हैं, योगदान देते हैं, तो अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षण लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उचित उत्पादकता के रूप में इससे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अगर हम उनके शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, तो एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा शिक्षण, एक अच्छा प्रशिक्षण के चलते हम बहुत ज्यादा उत्पादकता को देख सकते हैं, जिसके वजह से हम किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट आराम से देख सकते हैं, अगर उनको शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाए तो। बाकी कुछ नहीं। हम अभी पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, ये पढ़ो। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। मतलब एक हरित क्रांति के वजह से, एक नाटक है, नाटक का कहानी है, नाटक कहानी नहीं है। भारत में हरित क्रांति एक आंदोलन भी हुआ था। क्यों? क्योंकि एक तो खेती बाड़ी कम होता था और दूसरा प्रौद्योगिकी, कंपनी बहुत ज्यादा लगाया जाता था, जिसके वजह से खेती वाले जमीन को ही कंपनी वाले को बेच दिया जाता था, और जहां पर खेती होता था वहीं पर कंपनी वाले अपना कंपनी आकर डालेंगे। इसके वजह से वहां पे रहने वाले बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। उनका स्वास्थ्य खराब को जैसे पानी खराब, अनाज खराब, सब खराब हो जाता था, दूषित हो जाता था, जिसके वजह से लोग रिवोल्ट कर देते थे। तो हरित क्रांति उसी का भी एक प्रकार है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भारत की जो क्रांति है वह एक आश्चर्यजनक क्रांति है, एक आदर्शजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी, जो आज की मशीनरी है, तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो, भौतिक मशीनरी जो अभी प्लांट चल रहा है, इसकी अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने एक अच्छा ही स्थान प्राप्त कर लिया है। जैसे में देखो, आज कितनी इज्जत होती है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्लांट का मालिक होता है, चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। एग्जाम्पल में मैं 2 नाम बताता हूँ।
धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन लाल टाटा, है ना। तो ये लोग महिंद्रा ग्रुप का फाउंडर, उनके चेयरपर्सन जो है, तो ये लोग हैं जो मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट है इनके पास, और मानव पूंजी तो उनके पास कूट कूट के हजारों के कदार, लाखों के कदार में है उनके पास नौकरियां, जो नौकरी पर वो रखते हैं और हजारों लोगों से काम करवाते हैं और मशीनरीज बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और इस भारत के भारत को बढ़ाने में उनका महत्व बहुत ज्यादा है। देखो, अगर जियो नहीं आती तो बाकी सब कंपनी आसमान छू दिए थे, तो जियो जरूरी। ये टाटा नहीं आता तो बाकी गाड़ियों की दाम बढ़ गई थी, उसकी दाम कम हो गई। अब टेस्ला आने वाला है, इसके वजह से और दाम कम हो जाएंगे, है ना। अब पहले दूसरी सरकार थी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करता था। मोदी सरकार आ गई, भाजपा सरकार, तो दिक्कत नहीं, खत्म, सब चीज ऑनलाइन कर सकते हैं। 2014 के पहले बताइए तो कितने लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया है? नहीं किया ना। 2019 के पहले कोई सुना था कि कोरोना क्या होता है? नहीं सुना था। लॉकडाउन क्या होता है? नहीं सुना था। लॉकडाउन भी ये किसी ने देखा था कि 1 साल के लिए भारत की सारी ट्रेन को बंद कर दिया गया? नहीं सुना था। सारे प्लेन को बंद, सारे ऑफिसेस को बंद, सारे स्कूलों को बंद, सारे कोचिंग बंद, सब लोग बर्बाद, सब लोग घर में। ऐसा कभी हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन जरूरत पड़ने पर सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं जो कभी नहीं हो सकती, हर चीज किया जा सकता है। मानव संसाधन क्या है? क्या वह भूमि अथवा श्रम के समान है, उसके बराबर का है? यह सबसे अधिक है मानव संसाधन। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? लड़की फिर नीचे बोलता है यह उससे अधिक है। मानव पूंजी पैसों से भी ज्यादा है, धनों से भी ज्यादा है। यही मानव पूंजी है। मानव पूंजी डॉक्टर, बीमारी, पढ़ाई, देखो यहाँ पर क्या है, मशीनरीज, डॉक्टर, यहाँ पर सीधा समझो तो एक तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा और नीचे वाला प्रशिक्षण, यही है मानव पूंजी। लेकिन यह नीचे भी है। आइए चर्चा करें 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं? परिसंपत्ति का मतलब क्या हो? मतलब डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर अर्थव्यवस्था के लिए कैसे काम में आते हैं। अब देखते हैं पहले शिक्षा होगा तो हर किसी के पास नॉलेज होगा, ठीक है। डॉक्टर के पास भी शिक्षा होता है। अब इनको प्रशिक्षण दिया जाता है इलाज करने का, इनको भी प्रशिक्षण चाहिए। टीचर पढ़ाता है, इनको भी प्रशिक्षण चाहिए, शिक्षा चाहिए। इंजीनियर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, इनको भी शिक्षा चाहिए, मतलब प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे ना। अब हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी बिना प्रशिक्षण के थोड़े पढ़ा रहे हैं। इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाना पड़ता है। करीबन 4 से 5 फेज करने के बाद आपको यह वीडियो मिल पाता है। जैसे में एक बार पढ़े, फिर पढ़कर रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग होता है, फिर से मल्टिंग होता है, मल्टिंग के बाद अपलोडिंग होता है, उसके बाद ना आपको मिलता है जी। उसके बाद आप लैपटॉप, मोबाइल को चार्ज में लगाते हो, उसके बाद आप इस्तेमाल करते हो। तो बहुत सारे प्रोसेस से चलना पड़ता है। तो डॉक्टर अर्थव्यवस्था में क्या हिस्सेदारी है? डॉक्टर की वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक, तो हम लोग अच्छा काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में काम आया। अध्यापक शिक्षा देता है, जिसके वजह से सारा काम आसान हो जाता है, अर्थव्यवस्था में इसका भी उतना ही अधिकार है। इंजीनियर सारा काम कर देता है, सब चीज मशीन बना देता है कि आसानी से सब काम हो जाए, तो इंजीनियरों का काम है। अब है दर्जी। तो दर्जी लोगों का काम है कपड़ा सिलना। कपड़ा सिलने की वजह से लोग पहनते हैं उसको। इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर सब कपड़ा पहनते हैं, तो दर्जी का भी उतना ही अधिकार है जितना अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर का है। लेकिन ये सब बनाने वाला कौन? डॉक्टर जो भी चीज का इस्तेमाल करता है, इंजीनियर बनाया। इंजीनियर भी जो चीज का इस्तेमाल करता है, इंजीनियर बनाया। टीचर भी जो चीज का इस्तेमाल करता है, इंजीनियर बनाया। दर्जी भी जिस चीज का इस्तेमाल करता है मशीन का, उसको भी इंजीनियर ने बनाया। तो इंजीनियर इज ए सुपर। इंजीनियर से भी ऊपर होता है शिक्षा।
तो शिक्षा है तो सब है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। अब देखो, उच्च आय से सबसे अधिक है शिक्षा और अधिक स्वास्थ्य। जिसके पास होता है अच्छा शिक्षा और जो एकदम फिट होता है, सबसे निडर होता है, एकदम ठीक मजे में, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो जो मन करे वो करता है। बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है जब कोई पढ़ा लिखा रहता है और उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, क्योंकि वो बहुत अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों को ही मिल पाता है जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित नहीं है या बीमार हैं। अब देखो, जो शिक्षित है वो अज्ञानों को पढ़ा सकता है, जिसको नहीं आता है उसको पढ़ा सकता है, जिसको स्वास्थ्य सेवा की नॉलेज है वो मेडिकल डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद सबका इलाज करता है। वास्तव में मानव पूंजी ही एक तरह का संसाधन है जो भूमि, भौतिक पूंजी और श्रेष्ठ, क्योंकि मानव संसाधन भी पूंजी का उपयोग कर सकता है। एक मानव ही ऐसा संसाधन है जो पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने उपयोग नहीं हो सकते, अपने आप उपयोग नहीं हो सकते। भूमि हो या पूंजी, पैसा हो चाहे कुछ भी, अगर मानव उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो किसी लायक नहीं है। अगर जान गया तो वो लायक हो गया। पहले सोना का लोग घर बनवा लेते थे, क्योंकि सोना का महत्व किसी को पता ही नहीं था। सोना को जानते थे कि वो गर्दन में लटकाया जाता है, हार के रूप में, बस हो गया। सिक्का बनता था सोना का, सोने का लोग घड़ा बनवाते थे, सोने का पिलर बनता था, सोने का घर बनता था। सोने की मंदिर है अमृतसर में, जाकर देख लियो, है कि नहीं। आज सोने का इस्तेमाल ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि महंगा हो गया है, क्योंकि लोग उसी पर टूट पड़े हैं। तो हर घर में सोना करीबन 60 लाख रुपए किलो सोना है। कितना? 60 लाख रुपए पर केजी सोना का दाम है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, और जो ये मतलब सालों साल से भारत एक विशाल जनसंख्या का एक गुच्छा है, मतलब एक देश है, क्योंकि भारत में बहुत सारी जनसंख्याएं हैं। भारत की जनसंख्या अभी 140 करोड़ है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही है, और यह भी जरूरी नहीं है कि अगर जनसंख्या ज्यादा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। नहीं, मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसके एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। अगर मानव पूंजी में निवेश करते हैं तो इसको काम लायक बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। अगर देखो, कोई भी मानव पूंजी मतलब जनसंख्या, अगर उसको पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई काम का नहीं है, बेकार है, रद्दी है, सब रद्दी है, उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन अगर वो पढ़ लेते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रौद्योगिकी कंपनी की नॉलेज है, उनके पास ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण दिया गया है, उनको खेती करने को सिखाया गया है, मेहनत करने को सिखाया गया है, तो वैज्ञानिक है, अनुसंधान करते हैं, तो वही मानव पूंजी देश के लिए सबसे अच्छा। अगर कुछ नहीं आता, देश के लिए सबसे खराब। कुछ नहीं आने से अच्छा है कि कुछ आ जाए, मतलब कुछ नहीं आने से अच्छा है कि कुछ आ जाए, बाकी सब खत्म, चल जाएगा। अब देखो, निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। दो उदाहरण है जो सबको सेट करता है कि सबसे अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास कैसे किया जा सकता है। तो यहां पर है शकल की कहानी, शकल की कहानी, और नीचे देख लो, उसके बाद से है विलास की कहानी, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे।
भाग नंबर 2 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए कोई टेंशन नहीं लेने का, कमेंट कर देने का। कमेंट भी नहीं करने आता ना, कमेंट तो करने आता ही होगा सबको। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं। एक नंबर पर करो चाहे 2 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है।